आप सभी को नमस्कार। साथियों, कवि, गद्यकार, अनुवादक, स्तंभकार अशोक वाजपेयी जी पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से चल रहे एकाग्र 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एकाग्र की आज 26वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत जुड़ रही हैं। शास्त्रीय गायिका, रचनाकार और अनुवादक नीला भागवत जी। मित्रों, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपनी उपलब्धियों को अपने साथ ढोते हुए नहीं चलते। वे बहुत ही सरल होते हैं। उनकी आवाज से, उनके व्यवहार से हमें ऐसी ताजगी मिलती है, हमें ऐसी सरलता मिलती है कि हम सचमुच उनके प्रशंसक बन जाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग दिल से प्यार करने लगते हैं। नीला भागवत एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है। बेहद सरल और कई कई अनुशासनों में पारंगत। वे बिल्कुल आरंभ के दिनों से अशोक वाजपेयी जी से अपने जुड़ाव पर बात करेंगी। उन्होंने उनकी कुछ एक कविताओं के अनुवाद किए हैं हिंदी से मराठी में, तो हिंदी और स्वयं द्वारा अनुदित कुछ मराठी कविताओं का भी पाठ करेंगी। और जब एक शास्त्रीय गायिका आज हमारे साथ है, तो वे कुछ ऐसे पदों को भी हमारे साथ गाएंगी, हमारे बीच गाएंगी, जिन्हें सुनकर हम धन्य होंगे, अपने आप को समृद्ध करेंगे। तो आइए हम नीला भागवत जी को स्क्रीन पर आमंत्रित करते हैं। नीला जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत, प्रणाम। प्रणाम। आज हम लोग आपको पाकर अति प्रसन्न हैं और कई ऐसी बातें आज हम सुनेंगे अशोक जी को लेकर। एक रचनाकार दूसरे रचनाकार के बारे में बात करेगा, एक अनुवादक दूसरे अनुवादक के बारे में बात करेगा और एक कलाकार कला मर्मज्ञ के बारे में बात करेगा। आज कुछ पदों को भी आप हमारे लिए गा रही हैं। निश्चय ही यह रात्रि बेला आज आपके गायन से कुछ अधिक सुरभित भी होगी। तो मैं बगैर किसी अतिरिक्त भूमिका के आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी बात रखें। आदरणीय नीला भागवत जी, स्वागत। नमस्ते। अशोक जी पर जब बोलने के लिए मुझे कहा गया, तो मुझे लगा कि वैसे तो मैं उनके बारे में सोचती रहती हूँ, बोलती भी रहती हूँ, कभी उनकी कविताएं पढ़ती हूँ, कुछ कविता का अनुवाद भी किया है। और सच कहे तो उन्होंने मेरे संगीतकार के करियर को वहाँ उन्होंने ही शुरुआत की है। इन 1984 उन्होंने हमें आरंभ करके जो फेस्टिवल भोपाल में रहता था उसमें बुलाया। अब उनका मेरा परिचय तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारे एक और कवि मित्र थे, दिलीप चित्रे, जो भोपाल में थे। तो दिलीप की और अशोक जी की बात हुई होगी। या हमारे एक और मित्र है कालिदास स्वामीनाथन के बेटे, उन्होंने भी शायद बताया होगा। और उनको लगा हाँ ग्वालियर सीखती है, शरद चंद्र आरोलकर की शागिर्द है, उनको बुला लेंगे। तो मैं आरंभ में गाने के लिए चली गई। और सच कहूं तो वो मेरे संगीत की एक करियर का पहला बड़ा कॉन्सर्ट था। ये इसलिए कि मैं संगीत में तो जरूर उतरी हुई थी, वो पूरा बैटलफील्ड मुझे दिखाई दे रहा था संगीत का। लेकिन और भी कई बातों में मुझे रुचि थी। जैसे मैं मराठी साहित्य
पढ़कर अपना एमए वगैरह किया है, सोशियोलॉजी में एमए किया है और संस्कृत भी काफ़ी पढ़ा है और अभ्यास भी किया है। और ऐसे में संगीत तो मैं करती थी बहुत बचपन से, लेकिन इस रणांगण में उतरना ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये फेस्टिवल आया और मुझे बुलाया गया। मैंने सोचा कि अरे बाप रे, अब तो मुझे सब कुछ सीरियसली करना पड़ेगा। ऐसे मतलब मैं मज़े के लिए गा रही हूँ, गज़लें गा रही हूँ, ठुमरियाँ गा रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। अब बुआ साहब के, आरोलकर बुआ के साथ जो भी इतनी बड़ी गायकी ग्वालियर घराने की जो है वो मुझे मिल रही है, तो उसको वाक़ई उसको अच्छी तरह लोगों के सामने पेश करना, ये मेरा एक कर्तव्य समझना चाहिए। ये शुरुआत अशोक जी ने की थी, ये मुझे हमेशा लगा है। उनके एक और दोस्त थे ओम प्रकाश चौरसिया, जो खुद संतूर वादक थे और वो भी बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छे इंसान थे। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी। अब तो वो नहीं है। दिलीप चित्रे भी नहीं है, वो भी हमारे बहुत अच्छे कवि दोस्त थे, वो भी नहीं है। और ये सारी जिम्मेदारियां जो है कलाओं को एक सही रास्ते पे लाने की, वो मैं समझती हूँ कि अशोक जी पर तो बिल्कुल निर्भर है और मैं भी उसमें कभी न कभी शामिल होती रहती हूँ। तो ऐसे में मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है, उसके बाद आई हैव नॉट लुक्ड बैक, आई हैव बीन गोइंग अहेड। तो ये भी एक होता है कि कहीं शुरुआत होनी पड़ती है, उसके बाद फिर हमें अपने पैर पे खड़ा रहना आसान हो जाता है। मैं सिखाती भी हूँ गाना, अब भी सिखाती थी, अब भी सिखाती हूँ, इसलिए कि ये ग्वालियर घराना जो है उसमें बोल का अंदाज बहुत बड़ा है बंदिशों में। अब बंदिशों में जो बोल का अंदाज अच्छा है, मैं थोड़ा आपको एक सुनाती हूँ, इसलिए मैंने एक बंदिश चुनी है। जियो करो कोट बरस लो जहां में, अत सुख पावे तोहारी धामे। ये मैं बंदिश सुनाऊंगी आपको। जी जी, स्वागत स्वागत। जियो करो ओ कोट बरसलो जहां में, अत सुख पावे तोहारी धामे। जियो करो कोट। अब किसी के वही बारे में हम जब भला सोचते हैं तो लगता है कि उनके मन में जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, उनके सपने हैं, वो कोटि कोटि बरस तक जीते रहिए और वो खुद उसके लिए काम करते रहें, ये हम सोचते हैं। इसलिए मैंने ये बंदिश चुनी कि इसको बधाई कहते हैं, वो जन्मदिन में गाने की एक है। और जन्मदिन का तो सवाल नहीं है, लेकिन बात यह है कि अच्छे जो सपने होते हैं, और सपने तो होना बहुत ज़रूरी भी है, तो वो सपने हम भूल न जाएं, उनको आगे ले जाएं।
ये इस बंदिश में कहा है, इसलिए ये बंदिश मैंने चुनी अभी। अब एक बात है कि उस समय एक 1984 में मेरा एक शुरुआत हुई गाने की, लेकिन 1985 में हमारे मेरे दादा गुरु जो थे कृष्णराव शंकर पंडित, उनकी इस सालगिरह 93rd 93 सालगिरह थी, तो जिसके लिए हम सारे लोग वहाँ गए थे भोपाल में, और बड़ा उत्सव हो रहा था जो अशोक जी ने बहुत अच्छी तरह वहाँ पे एक माहौल बनाया। इतने सारे लोगों ने लिखा पंडित जी के बारे में, और गाने के लिए भी उनके शिष्यों में से बहुत सारे, और अमजद अली खां साहब भी आए थे क्योंकि उनका बहुत पुराना परिचय था, तो उनको भी बुलाया गया। ऐसे में वो उत्सव बहुत सुंदर तरह से हुआ। वो 85 में हुआ। उसके बाद 4 साल हुए, 1989 में हमारे दादा गुरु कृष्णराव शंकर पंडित गुजर गए। अब अशोक जी का मेरा जो परिचय था वो सिर्फ गाने से के मार्फत नहीं था। ऐसा भी था कि मेरे कुछ साक्षात्कार जो आए थे न्यूज़पेपर्स में, वो भी उन्होंने पढ़े थे। उनको और भी मैं कुछ लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, ये भी उनको मालूम था। तो उन्होंने, पंडित जी जब गुजर गए तो मुझे एक चिट्ठी आई उनकी तरफ से कि नीला जी, आपको एक मोनोग्राफ लिखना है पंडित जी पर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं अपने दादा गुरु पर कुछ लिखना है तो मैं उनके शिष्यों से मिलूंगी। तो उन्होंने कहा आपको जहाँ भी जाना है, भोपाल जाना है, ग्वालियर जाना है, दिल्ली जाना है, जहाँ भी आप जाना चाहती हो, आपको फर्स्ट क्लास रेल की टिकट आप आपको मिलेगी, और आप जहाँ भी जाकर आपको जो इन्वेस्टिगेशन करना है, लोगों के साथ बातें करनी है, वो सब आप करिए। मुझे इतना अच्छा लगा कि उस बहाने मैंने बहुत सारे दोस्त जो हमारे मुंबई में भी थे, अरविंद मुलगांवकर थे और डॉक्टर जामखेड़कर थे, इन सब के पास कृष्णराव पंडित जी की काफ़ी रिकॉर्डें थी। उन दिनों तो वो तो कैसेट के दिन थे, तो कैसेट में उनका बहुत सारा गाना उसमें था। तो मैंने इन दोनों को बताया कि भाई आप वो हमें दे दे, मैं लिख ही रही हूँ तो गाना सुनकर ही लिखती हूँ कि गाना क्या है ये भी बता सकूँ। इसलिए मैंने उनसे कैसेटें ले ली और सुनी, और इतना अच्छा लगा सुनकर कि हम यहाँ पंडित जी को बुलाते थे बम्बई में, लेकिन उस समय उनकी उम्र भी 80 के ऊपर थी, तो थोड़ा सा एक फर्क हो जाता है। जो जवानी का गाना होता है वो अलग होता है। अब उनकी उम्र मेरे ख्याल से 80 नहीं, लेकिन वो 76 साल के थे, 77 थे। उस समय भी हमने उनका प्रोग्राम किया था, उसके पहले भी किया था, तो काफ़ी उनको लाइव कॉन्सर्ट्स में सुना था। लेकिन उससे पीछे जाकर उनका जवानी का गाना सुनने को मुझे मिला। जो अरविंद भाई थे, अरविंद मुलगांवकर जी और जामखेड़कर साहब थे, इन लोगों से काफ़ी मैंने कैसेट्स ली और उसमें से बहुत सारा गाना सुना और लिखना भी शुरू किया। और लिखने के पहले मैंने भोपाल भी गई, ग्वालियर गई, उनके घर गई, उनकी जो बीबी थी, जिन्हें हम मामी कहते थे, मामी जी से भी बात हुई। और एक बड़ी मज़ेदार बात है जो अभी मुझे याद आ रहा है कि इतनी देर बोलना है तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें भी मैं कर सकूं। जहाँ पंडित जी के घर
में मुझे जिस कमरे में उन्होंने मुझे रखा था और उस वो कमरा एक ऐसा कमरा था जहाँ पर निसार हुसैन खां साहब रहा करते थे, वहाँ सिखाते थे और पंडित जी और सारे उस्ताद ग्वालियर के वहाँ आए हुए थे। मुझे लगा अरे भाई कितनी अच्छी बात है कि मैं इस बहाने इतनी बड़ी जगह पे आई हूँ। अब आप थोड़ा ऑब्जेक्टिवली सुने तो जगह का वैसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जिस कमरे में निसार हुसैन खां साहब आए थे और उनका बहुत बड़ा सा कद्दू जिसका था, ऐसा तानपुरा वहाँ पे एक ऐसे अलमारी में रखा था। ये सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अच्छी-अच्छी चीज़ें बहुत मैं देख रही हूँ और अ, अच्छी जगह पे मुझे रहने को मिल रहा है, क्या बात है! मैं बहुत खुश हो गई। फिर उनके बहुत सारे शिष्यों से भी बात की, उन्होंने बहुत कुछ बताया, उनका घर देखा, जहाँ वो एक कुआँ था और काफ़ी बड़ा भाऊ साहेब पंडित भी वहीं थे उनका, फिर विद्यालय देखा उनका। ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक इतनी 1914 में जो एक विद्यालय की स्थापना हुई और 15 में भी उनका उसका नाम शंकर गांधर्व विद्यालय बनाया गया। तो ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी समय मुझे फिर चंद्रकांत पंडित थे, उन्होंने कहा कि आज आप यहाँ पर अपना गाना पेश करिए। उस उधर विद्यालय में गाना एक और बड़ी बात थी, क्योंकि उस विद्यालय में सारे उस्तादों के फोटो पूरे दीवार पर लगे हुए हैं और इतना अच्छा सा एक बहुत अच्छी दरी रखी है उधर, और जहाँ बैठकर मैं अपना गाना मैंने पेश किया। और फिर चरण पारसत राग पूर्वी में जो बंदिश है, वो तो गुरु के चरण छूने पर कितना अच्छा लगता है, कहने वाली बंदिश। मुझे लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, मैं राग पूर्वी गाई। मेरे बाद फिर भाऊ साहेब पंडित को भी मूड आया, उन्होंने राग बिहाग गाया, बड़ा ख्याल बहुत सुंदर गाया। और फिर चंद्रकांत जी मुझे कहते थे, नीला जी आप आई और गा लिया, बहुत अच्छा हुआ। आज कितने दिनों के बाद हम भाऊ साहब का गाना सुन रहे हैं। आजकल वो उनको गाने का मूड नहीं करता, लेकिन उस दिन उनको मैं सुन पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस पीढ़ी के कुछ लोगों को भी सुनने को मिला। अब ये सब हुआ, फिर दिल्ली गई, लक्ष्मण राव पंडित जी से मिली, उनके वहाँ भी ऐसे ही काफ़ी बातें हुई। कुछ पुराने कागज़ात मुझे मिले जिसमें पंडित जी ने अपने कुछ जीवन के काफ़ी कहानियाँ वग़ैरह, घटनाएँ वग़ैरह कुछ कही हुई थी, वो भी मुझे दे दिए। उन उन दिनों तुषार पंडित जवान था और वो मतलब उसकी मृत्यु बाद में हुई। उसने मुझे वो सब ज़ेरॉक्स करवा के मुझे दे दिया। वो भी मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि जो उनके एक बेटे बहुत अच्छा गाना आजकल सुना रहे हैं, उनके घर जाकर उनके बेटे से मिलकर मुझे इतने सारे कागज़ात मिल गए मोनोग्राफ लिखने के लिए। इसके बाद मैंने मोनोग्राफ लिखी, तो मैंने अशोक जी से कहा, अशोक जी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बात नहीं कि मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, लेकिन हिंदी से ज़रूर अच्छी है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अंग्रेज़ी में लिख लेती हूँ, मैं आपको फिर जब पूरा हो जाएगा तो मैं आ जाती हूँ भोपाल। तो ऐसे मैंने पूरा किया और भोपाल चली गई, अशोक जी के ऑफिस में उनसे मिली और उनको मोनोग्राफ दे दिया और उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। अब देखता हूँ का
मतलब क्या था मेरे ध्यान में नहीं आया, क्योंकि उसी शाम को वहाँ कवि भारती उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। रंगशाला जो है, उधर रंगशाला में बहुत सारे कवि लोग आए थे, बहुत सारी भाषाओं से कविताएं पढ़ी जा रही थी। ये सब अशोक जी का तो एक कवि तो वो खुद भी है और कविता बहुत पसंद भी करते हैं। तो ये सारा हुआ और दूसरे दिन सुबह मैंने कहा अशोक जी मैं सुबह आ जाती हूँ कि हम आगे क्या करना है देखते हैं। तो अशोक जी ने कहा अच्छी बात है, और उन्होंने मुझे मेरा जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो वापस दिया। मैं देखती रही कि अशोक जी आपको समय कब मिला, सिर्फ रात? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने रात को पढ़ लिया है। और अच्छा तुमने अच्छा ही लिखा है आपने, और वो तुम नहीं कहेंगे आप ही कहेंगे, लेकिन हम मुंबई वाले लोग तुम वगैरह आराम से बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा आपने अच्छा लिखा है और थोड़ा क्रिटिकल भी लिखा है, तो अच्छी बात है। अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे और उसको छापेंगे यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि अंग्रेजी में जो है वो भी हम छाप सकते हैं ना? उन्होंने कहा जरूर, तो अंग्रेजी का भी हम छाप सकते हैं। फिर मैं बम्बई वापस आई और मैंने पॉपुलर प्रकाशन के जो रामदास भटकल है उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा ज़रूर छापेंगे, कोई बात नहीं। तो वो अंग्रेजी का भी एक शुरू हो गया छापने के लिए। अशोक जी को मैंने एक मैन्युस्क्रिप्ट जो दिया था वो फिर केडी झा करके जो थे, अब वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं, उनके साथ बात नहीं हुई, लेकिन झा साहब ने उसका हिंदी में अनुवाद किया। वो ये सब बातें हुई फिर 1990 में, और फिर 92 में मेरी अंग्रेजी किताब बम्बई में उसका विमोचन हुआ, वो प्रकाशित हुई। और फिर 94 में हिंदी अनुवाद भोपाल में उसका विमोचन हुआ। अब तब तक as far as I remember Ashok ji was not there, he was already in Delhi, or I think he was in Delhi, or he was certainly not in the cultural department, and I didn't meet him in 94. As far as I remember, I think I didn't meet him there. In 92, we wanted to invite him for the publication ceremony, but he could not come and we could not have him at that time. But he was always very encouraging to anyone in any art who is trying to do something. उनको मालूम था कि मैं लिखती हूँ, उन्होंने मुझे वो लिखने के लिए मोनोग्राफ का ये कर दिया, इंतज़ाम कर दिया। और गाने के लिए भी फिर बाद में मैं 84 में गई, फिर 87 में गई, तानसेन में गाने के लिए मुझे बुलाया गया। फिर 88 में मैहर का जो फेस्टिवल होता है वहाँ गाने के लिए गई, और गाना तो शुरू ही हो गया था। मुझे लगा कि कितनी अच्छी बात है कि अब मैं बहुत सीरियसली अपना, बुआ साहब भी, मेरे गुरुजी भी बहुत खुश हो गए कि ये लड़की अब इधर उधर देखती नहीं है, पढ़ना ये वो ऐसा करने से गाना ज़्यादा उसका हो रहा है, बहुत कितनी अच्छी बात है। तो वो सब होता रहा, और उसी समय मैंने अपनी खुद की बंदिशें लिखना भी शुरू किया था। मुझे हमेशा ऐसे लगा था कि पुरानी कथाओं और सारे डिपिक्शन को लेके कृष्ण खेल रहा है, होरी हो रही है, ये वो, ये सब कितने दिन हम गाते रहेंगे? हम आज जो जी रहे हैं उसके बारे में कुछ क्यों न किया जाए? इसलिए फिर मैंने अपनी बंदिशें लिखना शुरू किया। उस समय मैंने
ओम प्रकाश चौरसिया को बताया, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना होता था। भोपाल जाती थी मैं। अशोक जी के साथ इतना मिलना जुलना नहीं हुआ उन दिनों, लेकिन मैं अपनी बंदिशें तो बनाती रही। अब एक बंदिश उसमें से ही मैं सुनाना चाहूँगी। जैसे कि मुझे कहा गया, आप गाती हैं तो थोड़ा गाइए भी। मतलब अभी एक तानपुरा मैंने इलेक्ट्रॉनिक का मिलाया है, तबला वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं आपको बंदिश सुनाती हूँ। ये बंदिश है एक मातृत्व की जो भावना होती है उसके ऊपर है। जैसे कि हम जानते हैं, राग दुर्गा में दुर्गा माता पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं। तो मुझे लगा ठीक है, हम दुर्गा माता तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपनी भाषा में, अपनी बंदिशों में, अपनी कविताओं में, अपनी कथाओं में उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो फिर मैंने कहा, हम दुर्गा माता का मतलब तो यह है कि मातृत्व है। मतलब मातृत्व इज द बेस्ट इमोशन दैट नर्चर्स पीपल। माँ को हम हमेशा कहते हैं कि माँ ने उनको पाला और बड़ा किया। पिताजी का नाम बहुत कम आता है। ये एक पेट्रियार्की में माँओं को कम से कम इतना तो सम्मान और आदर मिल जाता है। लेकिन ये जो बंदिश है उसके बोल है, तुम ही हो आधार माई, दरस देत परस करत। ये जो मातृत्व है वो दर्शन भी देता है और स्पर्श भी करता है। करुणा ही तेरी रीत, और उसका जो बर्ताव है वो कंपैशन का है, करुणा का है, और सबके साथ प्यार से रहने का है। उसका अंतरा जो है, ये मुझे लगा कि ये जो मातृत्व का दर्शन है वो बहुत सारे रिश्तों से भी मिल सकता है। जैसे कि कभी तुम हो बहना, कभी सखी प्यारी, कभी बालक हो बिलखत। कभी अपना बेटा अपनी बेटी जब आके हमें गले लगा लेती है तो जो राहत मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। कभी बालक हो बिलखत, कभी पिया की रीत न्यारी। मैं मैं आप लोग दुखी मत हो और मुझसे बहुत खफा मत होना, लेकिन ये जो प्यार होता है वो कभी कभी बहुत अच्छी तरह मदरिंग दे सकता है, कभी कभी नहीं। तो ये हम जो फेमिनिस्ट हैं लोग, कुछ उसमें पुरुष लोग बहुत कम है, बहुत सारी औरतें ही हैं, लेकिन ये हमारा एक अनुभव रहा है जिसके बारे में मैंने ये कहा है। तो थोड़ा सा गा के बताती हूँ कि दुर्गा में इसका रूप कैसे आता है। तुम ही हो आधार माई, तुम ही हो आधार माई, दरस देत परस करत, करुणा ही तेरी रीत, तुम ही हो आधार माई। कभी तुम हो बहना, कभी सखी प्यारी, कभी बालक हो बिलखत, कभी बालक हो बिलखत, कभी पिया की रीत न्यारी, तुम ही
हो आधार माई तुम ही हो आधार माई। तो ये एक और बंदिश हुई। अशोक जी को ये मालूम है कि मैं कुछ नई नई बंदिशें करती रहती हूँ, नए नए विषयों पर भी करती रहती हूँ। एक बार उन्होंने मुझे अपनी बंदिशें पेश करने के लिए बुलाया था, तो उस समय मैंने जो बंदिश पेश की वो आपको ताज्जुब रहेगा कि वो बंदिश एक बलात्कार के घटना पर है। अब उसके ऊपर कैसे लिखे, बहुत लिखना बहुत मुश्किल है और गाना और भी मुश्किल है। फिर मैंने सोचा कि हर समय एक जो अनवांटेड टच होता है, जो स्पर्श हम नहीं चाहते, वो स्पर्श यदि हमें लेना पड़ता है तो उसका ही मतलब आगे जाकर बलात्कार हो जाता है। तो ये सब करके मैंने उस बंदिश को बांधा और ऐसी कुछ नई नई बंदिशें गाने के लिए अशोक जी ने मुझे बुलाया था। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बातें ज़्यादा कर रही हूँ, वरना अशोक जी के बारे में बोलना ये विषय आज का है। अशोक जी से पिछले कुछ साल में मेरा ज़्यादा एक परिचय बढ़ने लगा और मुझे ऐसे लगा कि ये मैं अभी विदेश भी जाती हूँ, बंदिशें भी बनाती हूँ, सिखाती भी हूँ, वहाँ पर भी फिर कबीर भी गाती हूँ, मीरा भी गाती हूँ, मराठी संतों की रचनाएं गाती हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतों पर उन बंदिशें बांध बहुत कुछ मैं अपना ज्योतिबा फुले की मराठी अखंड जो है वो भी गाती हूँ। सब कुछ गाना मेरा माध्यम है और गाना मेरा माध्यम है तो मैं जो हूँ वो गाने के अंदर इस माध्यम में आ जाना चाहिए। इस आधार पर और इस विचार से मैंने अपनी सारी बंदिशें फिर बांधी। ये उनको मालूम हुआ क्योंकि मैं कभी दिल्ली जाती थी तो उनसे मिलती थी। उसके पहले एक और बात मैं बताना भूल गई। मैं और अरुणा साईराम हम दोनों हिंदुस्तानी और कर्नाटिक सिस्टम में क्या मिलता जुलता है, क्या अलग है, ये दिखाने की हमने एक कोशिश की थी, जिस प्रोग्राम का नाम हमने समांतर ऐसे रखा था। तो दिल्ली में एक समांतर का प्रोग्राम था जहाँ अशोक जी आए थे, रश्मि जी भी आई थी, दोनों आए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि नीला जी और अरुणा जी आप हमारे घर आइए, हम एक साथ खाना खाएंगे। तो उस समय उनके घर जाकर भोजन हुआ था, वो मुझे याद है। और एक भोजन उनके भोपाल के घर में हुआ था, मुझे याद है, जब कवि भारती करके जो 1990 में प्रोग्राम हुआ था, उस समय एक पेंटर अंबादास करके थे जो आए थे और उनका मेरा मुंबई में बहुत अच्छा परिचय था। तो मैंने अंबादास से मिलकर अरे मुझे बहुत खुशी हुई, अरे अचानक क्या अंबादास है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर अशोक जी को भी मालूम हुआ कि हमारी अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने अंबादास और मैं हम दोनों को खाना खाने बुलाया था और बहुत मज़े में गप्पे भी करते थे वो। और ये एक मुझे लगता है कि उनके साथ बात करते करते उनके अनुभव की बातें वो बहुत झट से बोल देते थे। और अब मैं तो ये जानती नहीं थी कि वो एक बड़े आईएएस ऑफिसर होने के नाते इतने बड़े अधिकारी जैसे रहे हैं और इससे एक उनको जो जीवन दर्शन उसका होता होगा वो भी उनकी बातों में कभी कभी अचानक से आ जाता। बहुत मज़ा आता था कि हम
जो ऊपर से जो देखते हैं वो हमें पता नहीं चलता, वो उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे जो बातें होती हैं वो हमें कभी-कभी मालूम हो जाती थी। तो बहुत मज़ा आता था गप्पे करते-करते। अब ये जो 2 भोजन के जो प्रसंग थे उसके बारे में मुझे लगा कि कहना ज़रूरी है, क्योंकि उस समय जो इंसान हमें दिखाई देता है खाना खाते हुए, बुलाते हुए, ये सब कुछ उसमें एक जो इंसानियत रहती है वो ज़्यादा हमें मालूम हो जाती है। और ये एक मुझे लगा कि अशोक जी एक सरकारी दफ्तर में जो उन्होंने इतना अधिकार के रूप में काम किया है, लेकिन उनकी दूसरी एक जो साइड है वो है उनकी कविता। तो उनका जीवन और उनकी कविता, इन दोनों के बीच लगता है कि कुछ न कुछ एक संघर्ष ज़रूर महसूस हुआ होगा। इस विचार से मैंने उनसे एक बार पूछा कि क्या आपकी कविताएं जो हिंदी में है उसका मराठी में अनुवाद हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं करना चाहूंगी और हमारे एक और दोस्त है वो भी करना चाहते हैं। अब उन्होंने किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं अशोक जी की एक कविता जिसका नाम है जीवन या कविता, जो मैं पढ़कर बताना चाहूंगी। ये हिंदी पहले पढ़ती हूँ। पत्थर का मौसम तो नहीं है, अलबत्ता कुछ झीनापन सा हवा में है। लगता है जैसे कुछ झर रहा है। सीढ़ियों तक बढ़ आई है हरी घास, जिस पर ठंडी नमी छा जाती है। बगल का मोड़ तक धुंध में जाना है डूब। लगता है सब कुछ पास आ रहा है, सघन हो रहा है कि कुछ छिटक रहा है। नापने जोखने के बावजूद समय का ठीक पता नहीं चलता। बस यही लगता रहता है कि कम हो रहा है। हरी पत्ती पर चढ़कर उसे कुतरती चलती है हरी इल्ली। समय हमें हमरम होकर उतर रहा है। लगता है कि पता नहीं कहाँ हम हिल से हैं। यह कौन सा मौसम है, कौन सी जगह और कौन सा समय। झर झरते छिटकते कुतरे जाते भी हम, बचा खुचा जो बटोर सहेज रहे हैं। क्या वही जीवन है या कि कविता? अब इस कविता का अनुवाद जो मैंने किया है मराठी में, आप में से कोई यदि मराठी स्पीकिंग देख रहे हो तो आपको कुछ अंदाज आ जाएगा। ही अवेळी होणारी पानगळ, हवा जरा भिजट भिजट, जशी काही रिमझिम बरसत असावी. हिरवं गवत इतकं उंच वाढलंय, आता जिनात चढू लागेल. त्याच्यावरचा हलकासा गारवा जवळच्या वळणदार धुकेरी धुंदीत बुडून जायचंय. सर्व काही जसं जवळ येतंय, घनदाट होतंय. अचानक वाटतंय की काहीतरी शिंपडतंय, सांडतंय. काळाला मोजत मापत राहण्याचे इतके प्रयत्न करूनही इतकंच खरं की काहीतरी निसटून जातंय. हिरव्या पानावर आरूढ होऊन त्याला कुरतडत जाणारी अळी.
काळ असाच कुरतडतोय एकरूप होत होत. कोण जाणे कोणता हा ऋतू, कोणतं अवकाश, कोणता काळ. कुरतडलेला, सांडलेला, तुटलेला मी, सरलं पुरलं. असंच असतं का आयुष्य, की अशी असते कविता? ये कविता मैंने अनुवाद करने के लिए ले ली, इसलिए कि मुझे लगा कि शायद अशोक जी के जीवन में उन्होंने एक एक अलग सा जीवन, जो एक यश के रास्ते पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी ओर कविता है। और कविता में ना यश होता है ना अपयश। कविता कभी बुरी होती है, फिर हम फेंक देते हैं, लेकिन कविता जब अच्छी होती है तो कविता मन को कह डालती है। हमें भी मन की बात कहना आता है, हम भी अपने मन में जो भी आता है वो कह सकते हैं, जो कविता में आ जाता है। तो ये कविता जीना, अंदर से और बाहर से अलग सा जीवन, ये एक अलग सा संघर्ष जरूर होता होगा। मुझे हमेशा लगता है मैं भी कुछ कविता लिखे बगैर मेरा भी जीना आगे नहीं बढ़ता। मतलब बहुत दिन में यदि मैंने कुछ नहीं लिखा तो यार क्या हो रहा है, कविता कैसे नहीं हो रही, ऐसे मुझे लगने लगता है। तो अशोक जी का भी शायद कुछ ऐसा ही हो सकता है कि कविता तो उनकी एक सखी जैसी उनके साथ हमेशा, हर एक के साथ कविता एक सखीपन का विश्वास देती रहती है। और जब कविता लिखते हैं तो आहा लगता है, ओह मैंने कुछ कर मन का भारीपन छोड़ दिया, चलो अच्छा लग रहा है। तो ये उन्होंने जरूर एक अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा, इसलिए मुझे लगा कि उनके ऊपर जो एक प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, जिसका नाम भी जीवन या कविता, यही रख सकते हैं। मैंने मराठी में उसका यही अनुवाद किया है, जीवन की कविता, यही कुछ है। अब कविता जितनी आगे हमें ले जाती है, उतना जीवन कभी कभी नहीं ले जाता। जीवन एक जगह रुक जाता है, कविता आगे जाती रहती है। तो अशोक जी जरूर ये कविता के साथ चल रहे होंगे, ऐसे मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि इस बहाने अब ये जो आज मैंने कविता पढ़ी, उसके साथ उनकी बहुत सारी कविताएं मैं अनुवाद करना चाहती हूँ, वो भी आगे बढ़ता रहेगा। तो बात सिर्फ ये नहीं कि अशोक जी कवि है, अशोक जी एक बहुत एनकरेजिंग ऐसे एक व्यक्ति है। और उन्होंने एक तरफ एक जीवन की उनकी शैली, जो शैली उनके नौकरी के अधिकारी होते हुए जो भी करना पड़ता है उसके साथ चली होगी, और दूसरी तरफ कविता, इन दोनों का मेल वो बहुत बार लगाते होंगे। और मतलब यू कांट लिव डिवाइडेड, यू हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ टुगेदर, वो जरूर ऐसा करते होंगे। ये हमें आज भी लगता है कि हमने एक ग्वालियर दर्शन करके दिसंबर में एक बड़ा प्रोग्राम ग्वालियर के घराने के लोगों को गाने के लिए बुला के, और ग्वालियर का जो ख्याल है वो एक क्लासिकल और रोमांटिक दोनों उसमें बाजू है। तो इसके ऊपर हमने एक सेमिनार किया था, और मुझे लगा कि इस पर जिनको बुलाया जाए वो एक ही व्यक्ति है, जो है अशोक जी।
तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी और पूछा कि अशोक जी ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, तो आप आए तो बहुत अच्छा होगा। वी रियली विश टू हैव यू देयर एज अ चीफ गेस्ट। अशोक जी का जो ईमेल आया वो बड़ा मज़ेदार रहा। ही सेड, you know that I'm not a singer, you know that I can't write a music, but if you want me to come, I will come. मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे वाह, कि हम बोले। और लोग भी यहाँ पे बहुत खुश हो गए, क्योंकि बम्बई में जब भी अशोक जी आते हैं उनके वी ऑल सराउंड हिम एंड वी ऑल वांट टू टॉक टू हिम। हम ये भी ऐसे ही हुआ कि उनके हम सेमिनार का प्रोग्राम हुआ, हम सब लोग खाने के लिए बैठ गए, तो मैंने देखा कि अशोक जी के पूरे इर्द गिर्द जवान लड़के लोग बैठे हैं और वो वहीं पे उनका भी वो कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उनसे कुछ बहुत अच्छा सा ऐसा इंटरैक्शन उनका हो रहा है। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जवान लड़कों को लड़कियों को अशोक जी से मिलना होता नहीं है। अब अशोक जी से मिलना इतना स्पेशल क्यों है? इतना स्पेशल इसलिए है कि वो जो भी बोलते हैं, अपने मन में जो आती है बात, उसको छिपा के उसका झूठ नहीं करते, वो सच बात बोल देते हैं। तो और क्या चाहिए? मतलब हम किसी के मन को यदि हम एक हद तक जान सके तो और क्या चाहिए। तो ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम बार बार सोचते हैं कि अरे ये ऐसे हो रहा है, चलो अशोक जी को पूछते हैं, वो आएंगे तो अच्छा होगा। तो इस तरह अशोक जी की जो जीवनी है वो हमारे कलाकार लोगों से मुझे मालूम है कि कितने संगीतकारों को उन्होंने इस तरह बढ़ावा दिया है, इस तरह उन्होंने उनका करियर बनाने की शुरुआत की है। ऐसे कई सारे कलाकार हैं, और मैं संगीत की बात कर रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर इन मेनी अदर आर्ट्स, जैसे थिएटर है, डांस है, और नृत्य है, डांस है, और थिएटर है, और चित्रकला है, पेंटर्स, उनके कई सारे पेंटर्स उनके दोस्त, ये कैसे भूल सकते हैं। अब तो वो रज़ा फाउंडेशन के सेक्रेटरी बन के काफ़ी कुछ साहब जैसे इतने बड़े कलाकार और इतनी बड़ी व्यक्ति जो अपने देश को इतना चाहती थी, उनके लिए काम करने के लिए ये अशोक जी जैसे ही व्यक्ति मिल जाए, इतनी अच्छी दूसरी बात नहीं है, क्योंकि वो जवान लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और हम जैसे उनके उनकी उम्र के आसपास जो लोग हैं उनको भी बुला लेते हैं कि कहिए अपने अपने अनुभव को एक लोगों को के साथ बांट दीजिए, ये भी वो करते हैं। तो ये सब करने वाली एक व्यक्ति हमारे बीच ऐसी है, हम इसलिए एक ही मैं अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं कविता भी पढ़ ली, सारा कुछ बता दिया। अब एक चीज़ मैं और आखिर में करना चाहूँगी, जो है अशोक जी की बहुत घनी दोस्ती कुमार गंधर्व के साथ थी, और हम भी कुमार जी की कुछ मतलब ग्वालियर घराने में सोच जो है ख्याल की, वो थोड़ी अलग है। तो मैं तो उसी सोच में पूरी ज़िंदगी मैंने बिताई है, लेकिन
उसी में कुमार जी का जो एक गाना है उसमें से कुछ चीज़ें ऐसे दिल को चुभ गई है, तो लगता है कि हम भी उनके साथ हैं। और ऐसी एक बात गा कर थोड़ी सुनाती हूँ। और ये जो इंटरव्यू कुछ है या वक्तव्य कहिए इसको, इसको मैं इस गाने के साथ पूरा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कैसे लगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया मैंने आपके साथ बाँट लिया। अब मैं वो गाना गाऊंगी जो मुझे कुमार जी का बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्याऊं जी, ध्याऊं जी, ध्याऊं जी। दूजे के संग नाही जाऊं जी, दूजे के संग नाही जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। गुरु जी, गुरु जी, दुख ना जानू जी मैं, दर्द ना जानू जी मैं, ना कोई बैद बुलाऊं जी, बुलाऊं जी, बुलाऊं जी। सतगुरु बैद मिले अविनाशी, वाको ही नाड़ी बताऊं जी, बताऊं जी, बताऊं जी। दूजे के संग नाही जाऊं जी, दूजे के संग नाही जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। गंगा ना जाऊं जी मैं, जमुना ना जाऊं जी मैं, ना कोई तीरथ नाऊं जी, नाऊं जी, नाऊं जी। 68 तीरथ है घट भीतर, वाही में मन मल नाऊं जी, नाऊं जी, नाऊं जी। दूजे के संग नाही जाऊं जी, दूजे के संग नाही जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। पत्ती ना तोड़ूं जी मैं, पत्थर ना पूजूं जी मैं, ना कोई देवल जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। बन बन की मैं लकड़ी न तोड़ूं, बन बन की मैं लकड़ी न तोड़ूं, ना कोई झाड़ सताऊं जी,
सताऊं जी दूजे के संग नाहि जाऊं जी, दूजे के संग नाही जाऊं जी, जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी। कहे गोरख जी सुनो मच्छिंदर में जोत से जोत मिलाऊं जी मिलाऊं जी मिलाऊं जी। सतगुरु के मैं शरण गए से आवागमन मिटाऊं जी मिटाऊं जी मिटाऊं जी। दूजे के संग नाही जाऊं जी, दूजे के संग नाही जाऊं जी, जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी जाऊं जी। गुरु जी गुरु जी जी, शुक्रिया शुक्रिया नीला भागवत जी। क्या हम सभी निःशब्द हैं आपको सुनकर, और तमाम देखने वाले भी जैसे इस गायकी में, जैसे इस तरह के बेहद भावप्रवण वक्तव्य में खो गए। कई ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर, और जिस सहजता और जिस मासूमियत के साथ आपने वे पुराने दिन याद किए, निश्चय ही आज की पीढ़ी को यह सब सीखने की जरूरत है आप जैसे लोगों से, जो कितने सरल हैं, जो कितने सहज हैं, जो कितने मिलनसार हैं, और जो कितने पारंगत हैं अपनी कलाओं में। हम बेवजह दूरियां बना लेते हैं, खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं, एक के बाद एक जाने कितनी तहों में। इस तरह की पीढ़ियों से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, और चाहे इनके विचार हो, इनका गायन हो, हम सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। और कितना अच्छा लगता है कि आज अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र की इस 26वीं कड़ी में नीला जी ने अपनी ओर से कितनी सारी नई बातें हमें बतलाई। अशोक जी जान रहे हैं, नीला जी जान रही हैं, क्योंकि ये तो वे एक्टर ही हैं, ये तो वे कारक ही हैं, ये तो वे कर्ता ही हैं। मगर जो एक तमाम रसिक वर्ग है, पाठक वर्ग है, उन्हें भी इन तथ्यों से गुजरना अच्छा लगता है। और जिस कार्यक्रम की बात नीला जी कर रही थी, मित्रों, हमें नीला जी की ओर से वे कुछ एक चित्र मिले हैं, तो उसे भी यहाँ पर दिखलाते चले कार्यक्रम के अंत में। और नीला जी कुछ कहना चाहें मंच पे, और कौन कौन लोग हैं यह सब कुछ बताना चाहें तो बताएं, अच्छा ही होगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यह भी है कि हम अधिक से अधिक अनुशासनों को एक दूसरे के साथ समायोजित करते चलें। नीला जी। आइडिया बहुत ही अच्छा है कि तो जो भी ऐसे व्यक्ति दिखाई हैं कि जिनके पास ऐसे कुछ अनुभव है कि जो के साथ बांटने से कुछ उसमें
सब अच्छा कर रहे हैं। सुलभ, जन सुलभ वाचा जो काम है, अच्छा काम है। जी शुक्रिया। जो ये हमने चित्र लगाए हैं जी। बस वो जो चित्र हमने लगाए हैं वो आपको दिख रहे हैं, जिसमें अशोक वाजपेयी जी वक्तव्य दे रहे हैं। ग्वालियर दर्शन के कार्यक्रम का जो चित्र स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या नीला जी? बिल्कुल लिखा। जी। यस, ये यस, डेफिनेट। जी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में अशोक जी आए, बतौर चीफ गेस्ट आए, और तमाम कलाविद, तमाम कला मर्मज्ञ वहां उपस्थित रहे। और उन जिसकी चर्चा नीला जी ने की, उसी कार्यक्रम के कुछ एक चित्र हैं जिसे हम लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ग्वालियर दर्शन। और एक कुछ एक चित्र उस अवसर के बहुत ही अच्छा लगा मित्रों। हम सभी लोग निश्चय ही कहीं ना कहीं आज नीला जी के इस वक्तव्य से कुछ समृद्ध होकर आराम करेंगे। कुछ आज जब हम लोग इस वक्तव्य को सुनते हुए इस पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि किस तरह के भावोद्गार प्रकट हुए, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका की ओर से, एक रचनाकार की ओर से, एक अनुवादक की ओर से, और एक बेहतर, एक सहज इंसान की ओर से। नीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इस कार्यक्रम में आई, इस एकाग्र में आई, अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। और मित्रों, अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में हम मिलते हैं। शुभ रात्रि।